नमस्कार। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसमें झूम कर तो देखो। आने वाला दिन खुद ही संवर जाएगा, ज़रा ज़िंदगी को प्यार से जीकर तो देखो। रूबरू थिएटर और विजय सूर्य फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत हैं, ही इज एन इमिनेंट ऑथर, ही इज राइटर, रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा से उनका गहरा ताल्लुक है, जाना पहचाना चेहरा, बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन राइटर। तो स्वागत करती हूँ करण राजदान जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। नमस्ते जी। सर, मैं सबसे पहले तो जैसा कि हमारे शो का है कि जितने भी यंग परफॉर्मर्स हैं, जैसा आजकल मायूसी का आलम चल रहा है, लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खलिश सी रहती है। तो मैं चाहूंगी जो आपकी जर्नी रही है खास तौर पर रंगमंच के क्षेत्र में, उससे हम रूबरू हों और उसका हम हिस्सा बने। मैंने अपनी जिंदगी इप्टा से शुरू की जब मैं 16-17 साल का था, और फिर 1-1.5 साल इप्टा करने के बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया और जी। वहाँ 3 साल बिताए दिल्ली में। और फिर आके मुंबई में नसीर भाई ने मजमा करके एक थिएटर ग्रुप शुरू किया हुआ था जिसमें ज्यादातर एनएसडीआईट्स ही थे, जी। तो उनको ज्वाइन किया और कुछ प्लेस किए। विजय तेंदुलकर साहब के प्लेस किए, कुछ एक कॉमेडी किया बिच्छू, एक फ्रेंच जी। प्ले का वो अनुवाद था, जी। अडेप्टेशन था। जी। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ तो थिएटर छूटता गया। तो सर, आपका जो एनएसडी में आपने एनएसडी से आपने 3 साल बिताए, तो एनएसडी से जुड़ी कोई सुनहरी याद, क्योंकि बहुत आई एम श्योर बहुत सारी यादें होंगी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़ी हुई आपकी। तो मैं चाहूंगी कि कुछ यादें, कुछ सुनहरी यादें, कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स आप हमसे जरूर शेयर करें। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं एनएसडी जब जा रहा था तब मैं जी। 18-19 साल का था जी। और मेरे दिमाग में यही था कि वापस आके मुझे एक विलन बनना है और कुछ नहीं बनना। तो एनएसडी में भी बड़े कपड़े उस तरह के पहना करता था, कसरत करता था और मसल्स बना के रखता था और सबको कहता था कि यार मुझे उतनी एक्टिंग सीखनी है जितनी विलन के लिए जरूरी होती है। करते करते कुछ ऐसा एनएसडी ने अपना रंग चढ़ा दिया मुझ पे कि मैं कॉलेज में लिखाई किया करता था तो एनएसडी में प्लेज लिखने लग गया। फिर बहुत ज्यादा संजीदा हो गया और मेरा ये मन किया कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूं। जी। सो आई थिंक एनएसडी ने मुझे जो है मेरा विजन ब्रॉडन कर दिया। जी। जी। हमारे साथ बहुत से एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उनका वेलकम कहना चाहूंगी। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं दिल्ली से। श्वेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत। सुचित्रा गुप्ता जी एक बेहतरीन कलाकार हैं, दिल्ली से हैं, रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन की। हमारे साथ मनोज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। लिखते हैं, आई वर्क बिहाइंड द स्क्रीन विद हिम, होप ही रिमेम्बर्स हिज अर्ली मूवी तुम लौट आओ। मनोज शर्मा जी लिखते हैं ये। नौरीन आई डू। शर्मा जी हमारे नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं, एनएसडी से हैं, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, निर्देशक हैं। लिखते हैं, हेलो करण, आई होप यू रिमेम्बर मी, यू आर 1 year सीनियर टू मी, यस। वेलकम। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, जो डॉक्टर हैं लेकिन बेहतरीन कलाकार हैं आकाशवाणी की। हरजीत वालिया सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत हरजीत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरशाद मासूम साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। राकेश रोशन भट्ट जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं, जो खुद एक फिल्म मेकर हैं। सुमन डोंगा जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। सर, मैं ये जानना चाहूंगी, लेजेंडरी अलका
काजी सर के साथ भी आपका सानिध्य रहा है, तो बहुत सुना है बहुत कंपोज्ड इंसान थे आप वो, तो कुछ उनसे जुड़ी आपकी कुछ सुनहरी यादें, कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स अलकाजी सर के साथ? अलकाजी साहब से सब डरा करते थे, लेकिन मुझे लगता है मुझ में इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि मुझे समझ में आए कि ये डरने के काबिल है। तो एक दिन वो अटेंडेंस ले रहे थे, तो उन्होंने कहा राजदान, तो मैंने कहा प्रेजेंट सर। तो उन्होंने कहा वेयर आर यू यस्टरडे? तो मैंने कहा आई वाज नॉट वेल सर, मैं ठीक नहीं था। तो उन्होंने कहा शट अप, आई सॉ यू इन कनॉट प्लेस। तो मैंने कहा नो सर, आई वाज इन गोलचा, हाउ कैन यू सी मी इन कनॉट प्लेस? तो उन्होंने ऊपर देखा कि देखो ये लड़का हाजिर जवाब है, तो हंस पड़े। क्या बात सर। बहुत ही कमाल के इंसान। करण सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करण अरुणाचलम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन रंगकर्मी। वो लिखते हैं आपके लिए यू स्टिल लुक द सेम। करण लिखते हैं मनोज शर्मा जी आपके लिए कि यू यूज्ड टू, आप बहुत खूबसूरत गजलें गाया करते थे। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे जरूर सुनने वाली हूँ फिर। आप आपने जो पहला प्ले किया रंगमंच पर, जो आपका पहला नाटक रहा, उससे जुड़ी आपका अनुभव कैसा रहा? उससे जुड़ी कुछ याद और आपका अनुभव, जो पहला नाटक था रंगमंच का। पहला नाटक तो तब था जब मैं 17 साल का था, मृच्छकटिक संस्कृत प्ले। उसमें मुझे शकार का रोल दिया गया था, जो राजा का साला होता है, जी। जो सौ नहीं शो बोलता रहता है। MS सत्यू साहब ने वो डायरेक्ट किया था, और उसमें मैंने गाना भी गाया था क्योंकि म्यूजिकल था। तो मुझे अब भी याद है कि जब पहली बार मैं स्टेज पे गया, तो यहाँ तेजपाल हॉल है, 750 लोग बैठे हुए थे ऑडिटोरियम में। मैं ब्लैंक हो गया, बस पहला डायलॉग याद आया, तो मैं उसके बाद परफॉर्म कर गया, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ याद नहीं है पहला शो। बिकॉज वो एक स्टेज फ्राइट होती है जो सबको पहली बार महसूस होती है, और ये तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन कर गया, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इट वाज मच इजियर। क्या बात। मनोज जी लिखते हैं कि आप उनसे भी गजलें सुना करते थे। ही यूज्ड टू बी अच्छा, वेरी गुड सिंगर, वो लिखते हैं। जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि आपका पहला नाटक मृच्छकटिकम था, तो जब आप रंगमंच से जुड़े थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे जिस वक्त आप, तो किन लोगों ने, वहाँ के किन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा मुतासिर किया और उनका बहुत प्रभाव पड़ा आप पर NSD के दिनों में? मेरा ख्याल है मनोहर सिंह जी के प्लेस में देखने जाया करता था। मुझे आज भी उनका लुक बैक इन एंगर कमानी में याद है। सुरेखा सीकरी जी थी उसमें, और उत्तरा भावकर जी थी। तो इन लोगों ने बहुत बहुत इन्फ्लुएंस किया मुझे। रंजीत कपूर साहब के प्लेस ने बहुत इन्फ्लुएंस किया मुझे। अनिल चौधरी साहब, उन्होंने, मुझे अब भी याद है, निशाचर करके प्ले किया था, बहुत इन्फ्लुएंस हुआ मैं। वॉइस एक्ट रंजीत कपूर साहब का, जिसमें पंकज कपूर जी ने मेन रोल किया था, वो बहुत, दीज आर द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसेस ऑफ माय लाइफ। और सबसे ज्यादा जिस तरह अलकाजी साहब एक प्ले पढ़ के सुनाया करते थे, अलग अलग पात्र के आवाज, टोन और उनके शेड्स वो दिखाया करते थे। मैंने स्ट्रीट कार नेम डिजायर जब अलिया कजान साहब का देखा, मैं बिल्कुल इम्प्रेस ना हुआ, न मार्लन ब्रांडो से हुआ, न विवियन ले से हुआ, क्योंकि वो बहुत हल्का पड़ा। जो अलकाजी साहब ने पढ़ के सुनाया था, हर कैरेक्टर
स्टेला का, ब्लांच डुबुआ का, स्टैनली कोवाल्स्की का, उन्होंने जिस तरह करके दिखाया था वो कोई नहीं कर पाया। अलिया कजान फेल हो गए, मार्लन ब्रांडो मेरे लिए फेल हो गया अलकाजी साहब के सामने। क्या बात, क्या बात, वाह, क्या बात। मुनी लोन साहब हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं उनका। फिर फिल्मों का सफर कैसे हुआ? रंगमंच से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद आपने नसीर साहब का ग्रुप ज्वाइन किया, उसके बाद फिल्मों का सफर। दरअसल यहाँ भी जब मैं प्लेस करता था तो जी गुलजार साहब से हमारे फैमिली रिलेशन थे। जी तो जब मैं फर्स्ट ईयर था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तब उनके भैया और भाभी जी ने बुलवाकर मुझे उनसे मिलवाया था। जी तो जब मैं एनएसडी खत्म करने के बाद गया तो जाके मिला। जी स्टेज पे मुझे जावेद अख्तर साहब देखने आया जी करते थे। जी तो जावेद अख्तर साहब ने एक प्ले था बलराज पंडित जी का पांचवा सवाल, जी वो नसीर भाई ने डायरेक्ट किया था, नसीरुद्दीन शाह साहब ने। जी वो देखा तो मुझे अपने घर बुलवाया और वहां डॉक्टर राही मासूम रजा साहब से मिलवाया और उनसे कहा कि ये बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, इन्हें आप प्लीज फिल्मों में चांस दीजिए। हमारी कोई ऐसी फिल्म फ्लोर पे जा नहीं रही, क्योंकि वो तो साल में 2 साल में एक फिल्म सलीम जावेद साहब की जाया करती थी तब। तो राही मासूम रजा साहब ने मुझे 2 फिल्में दिलवा दी झट से। मैं बहुत जी आभारी हूं उनका, खुदा उनकी रूह को बहुत शांति अदा करे। डिस्को डांसर और जीवन धारा, ये 2 फिल्में उन्होंने मुझे, मेरा ख्याल है, 1 महीने के अंदर दिलवा दी। बहुत बहुत आभारी जिंदगी भर रहूंगा मैं उनका, क्योंकि फिल्मों में शुरुआत उन्होंने करवाई। क्या बात, क्या बात। आपको फिर स्ट्रगल नहीं गुलजार करना साहब पड़ा। ने जरा सी जिंदगी के डायलॉग्स वो लिख रहे थे, तो गुलजार साहब ने जरा सी जिंदगी दिलवा दी। क्या बात, क्या बात। फिर आपका जो राइटिंग है, जिस तरह से आपने कहा आप कॉलेज के वक़्त से लिख रहे थे, और फिर आपका एक बहुत ही मकबूल सीरियल, जो बहुत ही आज भी लोगों को बहुत पसंद है, और उसको भूले नहीं हैं उस सीरियल को, सोशल इश्यूज़ पे था और बहुत ही खूबसूरत सीरियल था, जिसमें आपने अदाकारी भी की थी और उसको लिखा भी था। उसके पीछे की कहानी क्या रही? दरअसल कुछ दोस्तों ने मुझे बासु चैटर्जी साहब से मिलवाया, तो उन्होंने मुझे एक बंगाली नॉवेल पे फिल्म लिखने के लिए दी, लेकिन उसमें मैं खरा तो नहीं उतर पाया, क्योंकि मैं लिटरेरी आदमी तो था नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक सीरियल बना रहा हूँ रजनी, जी, तो तुमने हियर इज लूसी देखा है? तो मैंने कहा हाँ जी देखा है। कहते हैं बस वैसे ही एक कॉमेडी लिखनी है, रजनी। जी, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने लिखना शुरू कर दिया तो उन्होंने पायलट तो पद्मिनी कोल्हापुरी जी के साथ शूट कर लिया था, लेकिन जब लगातार एपिसोड शूट करने की बात आई तो पद्मिनी जी बिजी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि 3 लड़कियां हैं जो डेट्स दे सकती हैं, एक अनीता राज, एक बिंदिया गोस्वामी, एक प्रिया तेंदुलकर, किसको लेना चाहिए? तो मैंने कहा प्रिया तेंदुलकर। कहता क्यों, जानते हो? मैंने कहा नहीं। तो कहता क्यों कह रहे हो? मैंने कहा उनका फादर के प्लेस की है मैंने। बहुत ही खूबसूरत लॉजिक। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो प्रिया को ले लिया रजनी में, और तब तक वो एक कॉमेडी थी। रजनी वॉज अ जी, कॉमेडी। कैंड लाफ्टर भी आपको शुरू के 8 एपिसोड्स में मिलेंगे। तो मुझे कहने लगे अब हस्बैंड किसको लें, तो अलग अलग नाम मैं देने लगा, वो भी सोचने लगे अब हस्बैंड कौन प्ले करेगा जब रोल ही नहीं है। जब रजनी नाम है सीरियल का, बिल्कुल। तो हस्बैंड का रोल तो कोई नहीं प्ले करेगा ना। तो एक दिन
वो हम लोग भी ड्रिंक लिया करते थे शाम को साथ में, बाशुदा और मैं, जबकि बहुत फर्क जी। था हमारी उम्र में, लेकिन हम दोस्त हो गए थे एक तरह से। बहुत प्यारे इंसान, मैं थे भी नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे लिए है। उन्होंने मुझे कहा कि देख, शाम को तो हम बैठते ही हैं, दिन में भी साथ रहा करेंगे, तू रोल कर दे। मैंने कहा नो नो नो, आई विल नॉट डू इट, इसमें कुछ नहीं है, मेरा एक्टिंग करियर बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा रहा क्या है उसका, अब तो तू राइटर हो गया। So sweet. So sweet. तो मुझे कहा ठीक है, पर डे का तुझे 2,500 दूंगा। मैं क्या बात कर रहे हो, क्योंकि थोड़े से उसमें हाथ उनका टाइट था पैसों के मामले में। तो इस तरह मैंने रोल कर लिया। एक वक्त ऐसा आया, सीरियल फ्लॉप हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि ये 13 एपिसोड के बाद बंद हो जाएगा। तब मुझे लगता है मनु भंडारी जी ने टैक्सी वाला एपिसोड लिखा, मैंने स्कूल एडमिशन वाला लिखा, और एक मिलजुल के हम लोगों ने, मेरा ख्याल है, गैस सिलेंडर वाला लिखा। वो इतने बड़े हिट हुए कि हमें दिशा मिल गई। कैंड लाफ्टर बंद हो गया और रजनी एक सोशल एक्टिविस्ट हो गई। सो वी लिटरली इन द डार्क वी फाउंड आवर वे। यस, यस। बहुत ही मकबूल सीरियल रहा है वो आपका, बहुत ही मकबूल और बहुत अच्छा, और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। शबीर मुजाहिद जी हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं दूरदर्शन के। रजनी के बाद आपने एक और बहुत ही मकबूल आपका सीरियल रहा है तहकीकात, जो वाकई बहुत अच्छा था, जो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें जो सस्पेंस रहता था और वो वाकई बहुत खूबसूरत सीरियल था। उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा सीरियल था तहकीकात। दरअसल मैंने अपने सारे दोस्तों के सीरियल्स लिखे जी। और वो पास भी हो गए, वो बने भी, जी। उन्होंने फ्लैट्स भी बना लिए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम्हें भी तो प्रोड्यूस करना चाहिए कुछ। जी। मैंने कहा ओके। तो नासिक चला गया मैं अपने असिस्टेंट को लेके, और मेरे दोस्त थे रवि बसवानी, जी। उनको लेके, और मैंने तहकीकात लिखा, ये डाल दिया। तो तब कुछ इंक्वायरी वगैरह आ गई, किसी का पास नहीं हो रहा था। अचानक कुछ लोगों का पास किया गया क्योंकि वो जेन्युइन लोग थे, मेरा ख्याल है, उनमें जी। से मैं एक था। तो मैं प्रोड्यूसर था और राइटर था, मेरे पास डायरेक्टर नहीं था। जी। तो शेखर कपूर मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि करण, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ पायलट। जी। मैंने कहा भाई तुम अभी बैंडिट क्वीन डायरेक्ट करके आए हो और तुम जी। बहुत ही महंगे डायरेक्टर हो, मैं प्रोड्यूसर तो रहूंगा नहीं इस पायलट के बाद। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पागल है क्या, मैं तेरे साथ थोड़ी ऐसा कर सकता हूँ कि तेरा महंगा बना दूं। खैर थोड़ा ओवर बजट गया वो, लेकिन उसने, और गोल्डी साहब शेखर के मामा हैं, सौरभ शुक्ला बैंडिट क्वीन में थे, तो उन्होंने कहा जो गोपी का कैरेक्टर तूने लिखा है वो सौरभ को बहुत सूट करेगा। तो उसको हमने दिल्ली से मुंबई बुलवा लिया, उसने पायलट तो बना दिया। पायलट बनाने के बाद उसने कहा भाई मुझे नुसरत फतेह अली खान साहब ने बुलवा लिया है, मुझे बैकग्राउंड करवाना है उनसे, तो मैं तो जा रहा हूँ। तो मैंने कहा इसका मेरा क्या होगा। कहता तू देख ले, तू गोल्डी अंकल से बात कर ले। गोल्डी साहब ने ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम, और न जाने कितनी कमाल कमाल की ज्वेल थीफ, और तीसरी मंजिल, मतलब वो तो क्राइम और थ्रिल के मास्टर, साथ में गाइड और तेरे घर के सामने, मतलब क्या डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर। वाकई, वाकई। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा शेखर तो चला गया, मैंने कहा आप टेक ओवर कर लीजिए, मैं राइटर प्रोड्यूसर रहूंगा। उन्होंने कहा तूने अभी कौन सी स्क्रिप्ट लिखी है। तो मैंने उनको बैठ के स्क्रिप्ट सुना दी।
कहता है ये स्क्रिप्ट पहली स्क्रिप्ट से बेटर है जो तूने शेखर के लिए लिखी थी। मैंने कहा अच्छा। कहता तू डायरेक्ट करेगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं हूं, मुझे डायरेक्शन का कुछ नहीं आता है। कहता है शट अप, राइटर्स विल मेक गुड डायरेक्टर ऑलवेज। उन्होंने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। अब तैरना तो सीखना ही पड़ा क्योंकि प्रोड्यूसर था। इस तरीके से तहकीकात बना, और तहकीकात फिर तो बहुत हिट रहा। बिल्कुल, हरजीत जी लिखते हैं आई ऑल्सो डिड तहकीकात, मैंने भी तहकीकात में काम किया था। जी। यस यू डिड। बहुत ही मकबूल सीरियल बनाए हैं आपने। आपके बहुत ही एक और खूबसूरत सीरियल था और बहुत ही अच्छे, उसका टॉपिक बहुत खूबसूरत था, पंछी। यस पंछी बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इमोशनल। क्या कहेंगे, मतलब सोल टचिंग उसकी जो, उसका जो सब्जेक्ट है, क्या कहेंगे उस सीरियल के बारे में? मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि मेरी अमिताभ बच्चन साहब से मुलाकात पंछी के कारण हुई। मैं डिम्पल कपाड़िया को चांदीवली स्टूडियो में कोई रोल सुनाने गया था, तो अमित जी के जो मेकअप मैन है वो मुझसे मिले चांदीवली स्टूडियो में, और मुझे उन्होंने कहा कि भाई मैं आपका पंछी बहुत पसंद करता हूं, बल्कि मैं अपने भाइयों को भेजता हूं अब्रॉड कि भाई तुम भी वापस आ जाओ देखो इंडिया। तो मैंने कहा अच्छा, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इतने में अमित जी आए और वो वैनिटी वैन में चढ़ रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़ के क्राउड को देखा, क्राउड को देखा और उन्होंने मुझे देखा। मैंने देखा कि वो वैनिटी वैन में न चढ़ के क्राउड में आ रहे हैं। तो मेरे पास में मेरा असिस्टेंट खड़ा था, वो मुझे कह रहा है मुझे लगता है आपकी तरफ आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं जानते। वो आए, मिले, और उन्होंने इतना सराहा कि मैंने बीच में जब अपने असिस्टेंट की तरफ देखा तो उसका चेहरा वाकई ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कमिंग फ्रॉम द लेजेंड ऑफ इंडस्ट्री, वाकई। बट और एक बात है, पंछी में मेरे जावेद साहब फोन किया करते थे एपिसोड देखने के बाद। जी बीइंग अ डायलॉग राइटर दैट वाज जी बिग प्रेज। मेरे जी एक अंकल हुआ करते थे के राजदान साहब, जिन्होंने साईं बाबा के बहुत सारे भजन भी लिखे हैं, जी मनहर उदास ने उन्हें गाया है। जी उन्होंने एक बार मुझे फोन करके कहा, कहता दो काम बड़े मुश्किल होते हैं करण, अच्छा लिखना और खुल के दाद देना। एक काम तुमने वेरी किया, ट्रू, एक काम मैं कर रहा हूँ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो बहुत कमिंग बड़ी फ्रॉम बात माय है, अंकल बहुत। दैट वाज बिग कॉम्प्लीमेंट। यस यस, बिल्कुल सही। आपने फिल्मों की तरफ मैं आती हूँ, आपने बहुत सारी मकबूल फिल्में लिखी और अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लिखी, चाहे वो त्रिमूर्ति हो, कयामत हो, दिल वाले हो, दिल जल, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लिखी। तो आपको जो आपका जो अभी तक जो आपको लगा कि बहुत चैलेंजिंग रहा आपके लिए, कौन सा रहा आपके लिए बहुत मोस्ट चैलेंजिंग वर्क आपका? एक्चुअली हर नई फिल्म एक चैलेंज ही होती है, और कोई फिल्म आपको मतलब एक चैलेंज लगती नहीं है। जावेद साहब ने बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था एक बार। कहता है हर बार नया काम जलील करता है। क्या बात, क्या बात। मैं भूला नहीं। कहता है वो काम आके आपको बताता है कि देखो पिछली बार तो हो गया, लेकिन इस बार फ्लॉप हो जाओगे, तुम्हें काम आता नहीं है दरअसल। तो ये हर बार होता है। आज भी इस दफ्तर में बैठा हूं, एक नई फिल्म बनाने जा रहा हूं जनवरी में। वो भी अपने तरह से चैलेंज कर रही है, लेकिन मजा उसी बात का है।
बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी आपको कि आपका जो सब्जेक्ट्स रहे हैं बहुत ही ओरिजिनल रहे हैं, और चाहे आकाशवाणी के नाटक हों या रंगमंच के नाटक हों या फ़िल्मों की अगर हम बात करें, मौलिक लिखने वाला बहुत मौलिक जो होता है स्क्रिप्ट बहुत कम होती हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मौलिक देखिए नाटककार जी, या मैंने एक ही फिल्म थी अनफेथफुल, उसे हुँ, हुँ। अडेप्ट किया, लेकिन मुझे मजा नहीं आया, मुझे सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं। मेरा सारा काम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वो ओरिजिनल ही है, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे हिट है, चाहे फ्लॉप है, बट वो ओरिजिनल है। यस, मैं इंस्पायर हो सकता हूँ। तहकीकात में अगाथा क्रिस्टी वॉज माई इंस्पिरेशन, बट आई कैनॉट कॉपी हर। यस, यस, ट्रू, वेरी ट्रू। कॉपिंग इज वेरी डिससेटिस्फाइंग, उसमें इट क्या इज़। कुछ सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता। एंड राइटिंग इज़ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मानते हैं आप? क्या कहेंगे? इट्स अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। मतलब ये है कि कोई मोमेंट होता है साइलेंस का, जिसमें कोई थॉट दे जाता है और उसको आप लिख देते हो या रिकॉर्ड कर लेते हो कि वो कहीं गुम ना हो जाए। तो वो ऊपर वाला राइटर्स के जरिए बोलता है, पेंटर्स के जरिए पेंट करता है, म्यूजिशियन के जरिए म्यूजिक क्रिएट करता है। तो ये तो वी आर जस्ट मीडियम्स, एंड यू नो वी आर ब्लेस्ड दैट ही यस, चोज यस, अस फॉर दिस। यस। स्टॉक मार्केट में नहीं बिठाया। यस, वेरी ट्रू। ये तो इबादत है, और ये आपको कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट आपको ऊपर वाले से जोड़ता है, बहुत रूहानियत होती है इसमें। और आपने एक बुक लिखी तंत्र एंड उसके बारे में मैं तंत्र, चाहूंगी तांत्रिक, कि वो किताब लिखने के पीछे मोटिवेशन क्या थी तंत्र को लेकर आपने जो लिखा? बिकॉज आई वॉज फैसिनेटेड बाय तंत्र। मुझे तंत्र लेकर बहुत फैसिनेशन रही है, और मैंने रिसर्च की, वाराणसी गया, महाकुंभ में गया 2013 के, जी। एंड आई रियली थिंक दैट आई enjoyed इट, बिकॉज तंत्र के जरिए भी निर्वाण पाया जा सकता है, एनलाइटनमेंट पाई जा सकती है, मोक्ष पाया जा सकता है। सो अगर सिर्फ जी के चले गए और ये सारी विद्याएं नहीं जानी, ये जो दिख रहा है उसके पीछे क्या है, इसे जानने की कोशिश भी नहीं की, तो फिर मेरा ट्रू। ख्याल है ये जिंदगी फिर क्या जिंदगी। जी। टाइमलेस। टाइमलेस अभी तक छपी नहीं है। पिछले 8 साल से लिख रहा हूँ। सीक्रेट लॉ ऑफ ब्लेसिंग छपी, और वो यस, बहुत सराहनीय। यस, यस। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, इसके पीछे जो मोटिवेशन रही है, सीक्रेट जो है आपका लॉ ऑफ ब्लेसिंग जो आपने किताब लिखी है, इसकी मोटिवेशन आपने किस तरह से सोचा आपने इस किताब को लिखने के लिए? दरअसल क्या है, वो किताब की तरह लिखी नहीं गई। मैं वॉक किया करता हूँ कार्टर रोड पे, जी। और मैं सोचा करता था, घर आके उसको नोट डाउन कर लेता था, बट मैं उसको किताब के तौर लिखना नहीं चाहता था। बट जब इन लोगों ने, पब्लिशर्स ने उसे पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये किताब है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग टाइटल की तलाश में, सीक्रेट लॉ ऑफ ब्लेसिंग टाइटल अवेलेबल था, जी। बाकी ब्लेसिंग को लेकर कुछ अवेलेबल नहीं था। बट ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, सीक्रेट लॉ ऑफ ब्लेसिंग। बहुत खूबसूरत है। इस एक टॉपिक में ही बहुत कुछ कवर हो जाता है। यस। जी। आप राइटर रहे हैं, आप राइटर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं। तो किसमें आपको सबसे मजा आता है? ये सब आप एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ होता है ना कि हाँ, ये मेरे बहुत करीब है, दिल के बहुत करीब है, रूह के बहुत करीब है। क्या कहेंगे आप? जो सबसे ज्यादा तंग करता है मुझे, वो राइटिंग ही है। एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग इज अ पिकनिक, हाँ। बट राइटिंग, वो वो मतलब आपको कुरेदना पड़ता है खुद को।
और जब भी, और सबसे मुश्किल है लव लिखना, लव स्टोरीज क्या लिखना। बात, क्या बात। बिकॉज वो जब तक आप कुरेदेंगे नहीं खुद को, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप लिख नहीं सकते। बाकी एंगर, वायलेंस, वेंडेटा, कॉमेडी, यू कैन राइट विदाउट रियली अपने आप को कुरेदे बगैर। बट लव कैनॉट बी रिटन विदाउट फीलिंग, digging deep within you. यस, यस, यस। जिस तरह से आपने ये बात कही, तो क्या ये ज़रूरी है, एज़ अ राइटर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जब कोई कैरेक्टर लिखते हैं, तो आप उसको पहले जीते हैं या उसको देखते हैं? किस तरह से आप उसको कंसीव करते हैं? क्या कैरेक्टर लिखने के लिए कैरेक्टर को जीना पड़ता है? मेन कैरेक्टर्स तो आप जीते ही हैं, उनके इमोशंस, और जो सब्सिडरी कैरेक्टर्स होते हैं वो आप जिंदगी से उठाते हैं, जो आपके जी, इर्द गिर्द है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। निर्मला धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कश्मीर से हैं और कश्मीर की लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, वो बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। विनीता ठाकुर जी ब्रॉडकास्टर हैं, शिलांग से जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। भारती रैना जी कश्मीर से जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत टेलीविज़न, सिनेमा, रीजनल सिनेमा और आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं। लिखती हैं करण जी, रजनी जी, बिल्कुल इन्होंने ही लिखा था रजनी सीरियल। जी, भारती जी। मैं बिल्कुल, बिल्कुल निर्मला जी ने बिल्कुल लिखा है कि मोहब्बत या लव को लिखने के लिए यू हैव टू फील, जिस तरह से आपने कहा। अ सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनीता अग्रवाल जो खुद एक राइटर हैं, लिखती हैं आपके काम को सलाम। बिल्कुल, वाक़ई बहुत ही खूबसूरत इन्होंने लिखा है। थिएटर की मैं अगर बात करूँ, थिएटर जो है वो आप थिएटर से भी जुड़े हुए हैं, थिएटर आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल बदल के रख सकता है, रख देता है और जीवन जीने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल के रख देता है। आपको एक बहुत ही कंप्लीट इंसान बनाता है। तो आप क्या कहेंगे, थिएटर ने आपको किस तरह से आप पे कितना इम्पैक्ट डाला थिएटर ने? थिएटर जो है वो बिल्कुल ब्लैंक चेक की तरह है, बेरर चेक, यस, कि यहाँ आपने परफॉर्म किया, वहां आपने इनकैश किया, क्योंकि ऑडियंस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। यस, नो, वेरी ट्रू। कोई लिख रहा है कि करण जी कास्ट से कश्मीरी लगते हैं, तो हाँ मैं कश्मीरी तो हूँ, जाहिर है राजदान, और क्या हो सकता है। ये भारती जी हैं, ये बहुत लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, श्रीनगर की, जम्मू कश्मीर की बहुत लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं ये, दूरदर्शन और से जुड़ी भारती जी हुई। को मैं बता दूं कि मुझसे कहा जाता है कि राजदान में पहले रहना थे। अरे वाह! क्या बात, क्या बात। जो मुंबई आना चाहते हैं, जो न्यू जनरेशन की अगर हम बात करें, तो आप क्या कहेंगे उनको? किस तरह के टिप्स देना चाहेंगे आप उनको, कि किस तरह की तैयारी रखें मुंबई आने के लिए? वेल, मुंबई आने के लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा कि तैयार होके आइए, कि आपको कुछ और भी करना पड़ेगा शायद, बिकॉज फ्रीलांसिंग इज नॉट इजी, एनी यस, काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग, यस, चाहे वो एक्टिंग हो, राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, या फिर आप यू मे बी अ स्टॉक ब्रोकर। यस, ट्रू, So freelancing is never easy. You should always be ready. बी प्लान, सी प्लान होना बहुत जरूरी है। ट्रू, ट्रू। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। अशोक भांतिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उषा टिक्कू जी हमारे साथ जुड़े हैं, कश्मीर से हैं और बहुत बेहतरीन रीजनल सिनेमा, टेलीविज़न से और रंगमंच से जुड़ी रही हैं। जिस तरह से अभी आपने बात की, तो आजकल की अगर अगर हम बात करें, जो मेंटल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, ख़ास तौर पे न्यू जनरेशन के लिए पेशेंस की थोड़ी-सी कमी है और एकदम से डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि पॉजिटिव रहने के लिए, खास तौर पे जो यंग जनरेशन है, सफलता नहीं मिलती, सक्सेस नहीं मिलती तो टेंशन में आ जाते हैं, आप क्या कहेंगे, क्या सजेशन देंगे उनको, क्या गाइड करेंगे? मेडिटेशन, ध्यान। अभी मैंने एक डॉक्यू ड्रामा शिव तंत्रा कंप्लीट किया है, 2.5 घंटे की फिल्म है, उसमें शिवजी पे, और शिवजी ने जो, क्योंकि उन्हें आदि योगी कहा जाता है, तो जी, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पहले
योगी हैं जो इस पृथ्वी पर आए, जिन्होंने मनुष्य जाति को ध्यान करना सिखाया। तो मैं यही कहूंगा कि ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान से आपको एक साइलेंस, एक पीस महसूस होता है, और आप जब चाहें खुद को काबू में कर सकते हैं। जब आप डिप्रेस्ड हो, जब आप हारा हुआ महसूस करें, या आपको शायद आज की जनरेशन को मैं देखता हूं कि सुसाइड के थॉट्स बहुत जल्दी आते हैं, तो फॉर ऑल दिस आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन is very important. And on a lighter note, they should read The Secret Law of Blessing. Yes, very true, very true. They must. बहुत कुछ सिखा देता है पढ़ना, आपको बहुत कुछ सिखा देता है। आपने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा है, ये मैंने कहीं पढ़ा है, तो मैं चाहूंगी कि उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और कुछ हमें गुनगुना के आप अगर चाहें तो सुना दें। दरअसल शुरू में मैं सिंगर बनना चाहता था। अरे वाह। तो इसीलिए MS सत्यू साहब ने मुझे मिट्टी की गाड़ी मृचकटिक में कास्ट भी किया था, क्योंकि मैं गा सकता था। यहाँ निखिल घोष जी का संगीत महाभारतीय एक स्कूल है, जहाँ मैं क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग लिया करता था जी। तो बस फिर उसके बाद 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तो सिंगिंग क्लास होती ही है, तो बस यूं ही कुछ थोड़ा सा गुनगुना के अगर आप सुनाएं हमें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा एक थिएटर जो रंगकर्मी है वो तो हमेशा गाता ही गाता है, ये हो ही नहीं सकता कि कोई रंगकर्मी ना गाए, और आप तो रंगकर्मी भी हैं। कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूं, कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। बहुत खूबसूरत है, सो प्रोफाउंड। बिल्कुल ऐसा होता है, जो देता है वही वापस मिलता है। सुनीता अग्रवाल जी लिखती हैं, आपने उस सीरियल का नाम बता दें जिसमें आप और प्रिया जी ने लॉयर, आप दोनों लॉयर थे, बहुत ही इंस्पायरिंग सीरियल था वो। दैट वाज किस्से मियां बीवी के। जी, उसमें हम दोनों लॉयर बने थे, कम मैरिज काउंसलर्स। जी, कहनी बहुत ही इंस्पायरिंग सीरियल था वो। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सीरियल्स। अरे वाह। सिर्फ वो 13 हफ्ते ही चला, बट इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। जी। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आपने जैसे बताया कि 2.5 घंटे की जो फिल्म बनाई है आपने शिवा पर, शिव जी पर, तो वो कहाँ पे रिलीज होगी, किस तरह से हम लोग उसको देख पाएंगे? शिव तंत्र किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। अभी उसकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक और DI हम जिसे कहते हैं, डिजिटल जी इमेजिंग एंड सो वो सारा काम चल रहा है जी। वो किसी OTT प्लेटफॉर्म पे 2021 में आएगा। बहुत ही डॉक्यू ड्रामा। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने जितना उसके रशेस देखे जो आपने बीच में डाले, इतना खूबसूरत, मैं सभी से चाहूंगी कि आई एम वेटिंग फॉर दैट फिल्म, क्योंकि एक तो वो शिव जी का आपने साथ उसमें बताया और ऐसी जगह शूट किया है जो वाकई बहुत खूबसूरत है। तो मैं चाहूंगी इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें हमारे व्यूअर्स को। मैंने दरअसल उसे एक शॉर्ट फिल्म की तरह शुरू किया था। जी। तो महाराष्ट्र में हमने कुछ शिव मंदिर शूट किए और छोटी सी कहानी उसके इर्द गिर्द बनाई जी। उसको एडिट कर लिया, वो 45 मिनट्स का निकला। मध्य प्रदेश से बुलावा आ गया शिव जी का, हम मध्य प्रदेश पहुंच गए। वहां हमने छोटी सी कहानी बनाई, फिर वहां हमने महाकाल में पूरी रात शूटिंग की, सुबह भस्म आरती।
क्या बात, पूरा यूनिट क्या हमारा अंदर था। और फिर उसके बाद आंगन में महाकाल में शूट किया, ओमकारेश्वर गए, वहां अंदर गर्भगृह में शूटिंग की परमिशन नहीं थी, लेकिन वहां की डीएम आ गई, जान के कि करण राजदान शूटिंग करने आए हैं, उन्होंने मुझे कहा मैं आपको अंदर ले जाऊंगी, आप करिए शूटिंग। उसी तरह महेश्वर, मतलब ये हो गया मध्य प्रदेश। फिर आ गया कोविड। उसके बाद मेरी जो अगली फिल्म है वो मैं उत्तराखंड में शूट कर रहा हूँ। तो उसकी लोकेशंस देखने गया मैं पिछले महीने, तो सीएम साहब से मिला। सीएम साहब को मैंने शिव तांत्रा का एक छोटी सी झलक दिखाई शिव तांत्रा की। तो मैंने कहा काश मैं केदारनाथ में शूट कर सकता। तो मुझे कहते हैं करिए ना, मैं इंतजाम करवा देता हूँ। क्या बात, उन्होंने ऋषिकेश से लेके वहां तक सारा इंतजाम करवा दिया, और पता चला कि मैं केदारनाथ में शूटिंग कर रहा हूँ। हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा था। मैंने कहा शिव जी व्हाट इज दिस, मेरे को घोड़े पे जाना पड़ेगा 5 घंटे या पैदल। तो उन्होंने कहा बेटा इसके बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि तू हेलीकॉप्टर से तो 4 शॉट लेगा, यहां से 400 शॉट लेगा। क्या बात, तो पूरी यात्रा मैंने शूट की है। क्या बात, शिव तंत्र पूरा, पूरा शिव या, तंत्र। ये शिव क्या तंत्र बात, है। यहाँ मैं, और दो जी ढाई जी घंटे जी की फिल्म, ढाई जी, घंटे। यहाँ थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, वो मैं सवाल अपने लिए पूछना चाहूंगी क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी जम्मू कश्मीर शिव जी का हर जगह, तो क्या आपने वहाँ कुछ शूट करने का, क्योंकि वहाँ तो हर जगह शिव जी आपको दिखेंगे, उनसे उनके मंदिर उनकी चीजें, तो वहाँ कुछ आपने शूट किया शिव जी का कुछ, क्योंकि पीर खो है, शिव खोड़ी है, शुद्ध महादेव है, कितना कुछ है, मानतलाई है, तो वहाँ कुछ कुछ हुआ, शूट किया? ये मैं जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ आपसे सर। एक्चुअली मैं कहीं जाता नहीं, वो बुलाते हैं, वीजा बुलाते भेजते हैं, हैं, मैं यस, पहुंच जाता हूँ। यस, बुलावा होता है, ये बिल्कुल उनका सही होगा, कह रहे हैं। वो वहां बुला लेंगे। मैं मतलब बता नहीं सकता, ये नाम के लिए आएगा कि अ फिल्म बाय करण राजदान, मेरा बस चले तो मैं फिल्म बाय शिवा लिख दूं और निकल जाऊं। क्या कहूँ मैं, मेरे पास तो लफ्ज ही खत्म हो गए, मैं क्या कहूँ, वाकई मतलब स्पीचलेस, जस्ट स्पीचलेस। ओम नमः शिवाय। जी, मैं बस चलते चलते आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे, जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो भी न्यू जनरेशन है, न्यू परफॉर्मर्स हैं, कुछ चलते चलते कुछ मैसेज, और आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? जी, मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूं जिसका नाम अभी रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि जनवरी में मुहूर्त पे उसका नाम रिवील करूंगा। वो एक लव स्टोरी है, लव ट्रायंगल है, दोस्तों की कहानी है, और धर्म से भी कनेक्टेड है। जी, सो दैट आई विल अनाउंस इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, जब जी, उसका मुहूर्त होगा। मैंने एक कंपनी फॉर्म की है, मेरे पार्टनर्स ने इसका नाम रख दिया करण राजदान क्रिएटिव्स, मैंने कबूल कर लिया। तो मेरी पहले अपनी 2 कंपनियां हैं फिल्मों की, वो छोड़कर ये अगली फिल्म जो है ये करण राजदान क्रिएटिव्स में बन रही है, और इसमें मेरे 3 पार्टनर्स हैं। और ये मेरा ख्याल है मेरी सबसे एम्बिशियस फीचर फिल्म है। सो जस्ट वेट एंड वॉच। पॉजिटिव रहना भी एक कला है। यस, ट्रू, ये कला सीखना बहुत जरूरी है, खास तौर पे क्रिएटिव लोगों को जिनका फ्लक्चुएशन बहुत होता है। जिस तरह पहले भारत की बिजली में फ्लक्चुएशन बहुत होती थी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और कई बार चली जाती थी, अंधेरा हो जाता था, उस तरह क्रिएटिव लोगों का भी बहुत होता है। जी, बिल्कुल और होता नॉन है, क्रिएटिव लोग भी जो पढ़ाई बिल्कुल, कर रहे हैं, बच्चे जो बाकी और प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनके बारे में मैं उतना ज्यादा नहीं जान सकता जितना क्रिएटिव के बारे में जान सकता हूँ, क्योंकि पूरी जिंदगी इसमें गुजरी है। बट टू रिमेन पॉजिटिव, और ये कह के छोड़ देना गलत होगा, क्योंकि पॉजिटिव
आदमी 3 तरीकों से रह सकता है। जी। एक तो खुद को ऊपर वाले के साथ जोड़कर, दूसरा महान आत्माओं को सुनकर प्रवचन, और तीसरा पूजा पाठ और ध्यान करके। ध्यान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भारती जी ने आपके लिए कुछ लिखा है, अगर आप उसे खुद ही पढ़ लें और अगर आप उसमें कुछ आपका कोई रिएक्शन हो माफ तो। करिएगा, लेकिन मेरे दादा भी कश्मीरी नहीं बोल पाते थे, मेरे पापा तो अलग बात है। मेरी दादी बोल पाती थी। दरअसल वो सब जो आज पाकिस्तान है वहां रहे हुए, अब ये कहना चाहिए, मेरे दादा एक इंजीनियर थे जिनका तबादला होता रहता था। जी। वो रोशनी लाते थे गांव गांव जाके, ओह। इलेक्ट्रिसिटी। जी। सो आई डोंट नो व्हाई ही डिड नॉट लर्न कश्मीरी, बट उनके कारण मेरे पापा भी नहीं सीख पाए तो मैं भी नहीं सीख पाया। एक अनुपम खेरी है जिससे कश्मीरी सुन लेता हूँ। सो स्वीट सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सच में बहुत अच्छा लगा। इट वाज सो एनरिचिंग एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि व्यूअर्स आप सब जो जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक अलग सी एनर्जी मिलती है। कनन सर लिखते हैं कि स्टिल रिमेंबर ही केम टू सी कबीरा इन पृथ्वी थिएटर। जी कनन सर। कुसुम जी लिखती हैं कि ऊपर वाले की कृपा हो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। वेरी ट्रू, ऊपर वाला चाहे तो सब कुछ हो सकता है। वेरी ट्रू, बहुत ही खूबसूरत बात आपने लिखी है। कल हमारे साथ जो शख्सियत का जो अगला अंक होगा हमारा, कल शाम को 4 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं उनको कहती हूँ माइन का बादशाह। और वो बेहतरीन रंगकर्मी तो है ही, बेहतरीन निर्देशक भी हैं। वो बहुत खूबसूरत स्केचिंग करते हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। और माइन का तो खैर मैंने बता ही दिया कि बहुत ही खूबसूरत, माइन के बादशाह तो मैं इनको कहती ही हूँ। तो कल हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहतरीन इंसान, बेहतरीन रंगकर्मी युवराज शर्मा सर। तो कल 4 बजे रहिएगा हमारे साथ, और युवराज सर की जो माइम से रिलेटेड उनकी जो बातें हैं, स्केचिंग को लेकर जो बातें हैं, उनकी कविताएं हैं, उनकी राइटिंग है, उस पर हम बात करेंगे। तो कल एक बार फिर से हम रूबरू होंगे युवराज शर्मा सर से। तो रहिएगा कल शाम को 4 बजे हमारे साथ, उनकी जिंदगी से हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का तहे दिल से, और शुभ रात्रि। मिलते हैं कल शाम 4 बजे युवराज शर्मा सर के साथ। नमस्कार।